के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करेंगे जो आपकी बुक है सोल वाले बच्चों की। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग, जो कि सेमेस्टर 4 के बच्चे हैं। ठीक है, उनकी जो लेटेस्ट बुक का सिलेबस मैं अकॉर्डिंग करा रही हूँ आप लोगों को। बाकी आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, बहुत काम की वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये। सो एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का जो यूनिट नंबर 5 का लेसन नंबर 1 है, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बट लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 इसी के अंदर खत्म करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी आपके एग्जाम से पहले पहले। आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जो 20K का जो टारगेट है और जो 50K का जो टारगेट है उसको जल्दी से जल्दी आपको पूरा करना है, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो हम काफी सारे चैप्टर में बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ा, जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है, चाहे उसका लेवल कैसा भी है, बट उसके अंदर ऑपरेट करने के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो हमने एचआर डिपार्टमेंट, एचआरएम हम लोगों ने पढ़ा था। यानी एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग द पर्सनल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एचआर का भी अपना काम होता है, जिसमें क्या होता है एचआर के अंदर हमने पढ़ा, इट इंक्लूड रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। सो पूरा चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। वैसे तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एचआरएम में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी डिटेल में। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का डेफिनेशन क्या कहता है, इट सीम्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड प्लेस विद द राइट स्किल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सही टाइम पे सही व्यक्ति चाहिए, सही टाइम पे चाहिए, सही जगह पे उसको रखना है और सही स्किल के साथ रखना है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अपनी कंपनी के लिए अकाउंटेंट चाहिए और वो बिल्कुल 8th क्लास फेल है या 10th क्लास फेल है, तो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल वो नहीं है, क्योंकि वो सही टाइम पे सही पर्सन हमारे लिए नहीं है, ना ही उसके पास सही स्किल है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब यह है कि एक ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एक क्या है, रिसोर्स ही तो है, एक संसाधन ही तो है, क्योंकि जब तक एक इंसान नहीं होगा तब तक काम कैसे चलेगा। यानी सारी चीजें मशीन ही थोड़ी करेंगी, कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही प्लानिंग है कि सही इंसान को सही जगह पे रखना, सही टाइम पे और सही स्किल के साथ। राइट, तो उसके लिए हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी पहले से। जैसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, सबसे पहला चीजों को आइडेंटिफाई करना, फ्यूचर में हमें किस ह्यूमन रिसोर्स की नीड है। मतलब जैसे मैंने अभी अकाउंटेंट का एग्जांपल दिया आप लोगों को कि हमें अकाउंटेंट चाहिए, तो हम उसकी अकाउंट्स वगैरह देखेंगे, उसको टैली आता है नहीं आता, ये सारी चीजें। अगर हमें रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो हमें बेसिक कंप्यूटर उसका चेक करना पड़ेगा, उसको उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा है या नहीं है। तो इस तरीके से हमें देखना होता है, एनालाइज करना, इंप्रूव करना, यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, की जो हमारे रिसोर्स है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उसमें कई टाइप्स होते हैं, कोई कैटेगरी होती है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी लिखी है, स्किल होता है, सेमी स्किल होता है, अनस्किल्ड होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। तो स्किल्ड नाम से ही समझ आ रहा है ये कौन सा स्टाफ हुआ, हमारा स्किल्ड हुआ। राइट, स्किल नाम से ही क्लियर हो रहा है। ये सेमी स्किल है, ये स्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये आधा है, आधा स्किल है, आधा स्किल नहीं है, ये पूरा स्किल है। और ये अनस्किल है, ये बिल्कुल भी स्किल नहीं है, इसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई भी काम इसको नहीं आता। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। बाकी आप अपनी बुक से इसको रीड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, राइट पीपल अपॉइंटेड फॉर राइट जॉब, आर दे डूइंग द जॉब इज राइट मैनर, क्या वो सही तरीके से काम कर पाएंगे।
फ्यूचर में उनको ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है, क्या वो अच्छे से काम कर पाएंगे, क्या हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, क्या उनको जो काम दिया वो ढंग से करेंगे या फिर उसको बीच में छोड़ देंगे। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमें कौन सा वाला रिसोर्स चाहिए, ठीक है ना। अनस्किल तो आज के टाइम पे किसी को भी नहीं चाहिए, बट हाँ कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हम सैलरी कम देना चाहते हैं और उसकी हम स्किल देखना नहीं चाहते, बट थोड़ी बहुत तो स्किल देखेंगे ना। तो डिपेंड करता है हमारे को कि हमें किस कैटेगरी के लिए उसको रखना है, राइट। नेक्स्ट पे आता है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्या क्या प्रोसेस रहते हैं ये तो हमने पहले पढ़ रखा है। सबसे पहला क्या होता है, न्यू रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जैसे देखो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को प्रिपेयर करने के लिए एक मास्टर प्लान बनता है जिसके अंदर हमारे को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है संसाधन का, रिसोर्सेस का। तो हमारे को ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला तो रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब होता है पीपल इज मेनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। यानी कि ये जो प्रोसेस बिगिन होता है ना वो जॉब एनालिसिस से होता है। ये हमें जो है टाइटल ऑफ जॉब देखना है, डिपार्टमेंट देखना है कौन सा खाली है, डिवीजन, लोकेशन, अथॉरिटी, सबॉर्डिनेट, ये सब कुछ देखना है। यानी कि हम बुलावा दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट मतलब हम बुलावा दे रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है लोगों की, ठीक है। कितनी वैकेंसी है, हमने सपोज हमने न्यूज़पेपर में छाप दिया, तो ये क्या है, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हम बुला रहे हैं। रिक्रूटमेंट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल। ये काफी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करा रही हूँ, बट हाँ एचआरएम में मैंने बहुत गहराई में आप लोगों को टॉपिक समझाया था। बस आपको फिलहाल ये समझना है रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हमें देखना होता है बेसिकली कि डिसाइड करता है जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी रखनी है, एक्सपीरियंस कितना होगा, स्पेशल ट्रेनिंग तो नहीं देनी है, सारी चीजें रिक्रूटमेंट होता है। बुलावा दे रहे हैं, अभी हम सिर्फ बुला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है हम लोगों का सिलेक्शन। यहाँ लिख रही हूं मैं सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है। नंबर 2 पे आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में होता क्या है बेसिकली, तो देखो सिलेक्शन में होता है कि हमने यहाँ पे लोगों को न्योता दिया कि आओ हमारे यहाँ वैकेंसी है आ जाओ, लेकिन सिलेक्शन में हम उनको सिलेक्ट करेंगे अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ये दूसरा स्टेप होता है ह्यूमन रिसोर्स के प्रोसेस का। यानी कि जब तक हम लोगों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, भाई अगर हमारे को, मैंने एग्जांपल लिया आप लोगों को रिसेप्शनिस्ट का, अगर मुझे रिसेप्शनिस्ट रखनी है तो मुझे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी चाहिए होगी कि अगर मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंग्लिश में मतलब डीलिंग करना चाहती है या कस्टमर ऐसे आते हैं जो कि इंग्लिश में बात करते हैं, तो मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी देखनी पड़ेंगी कि हाँ भाई इसको इंग्लिश अच्छे से आती है नहीं आती है, अच्छे से बोल पाते हैं कि नहीं, वे ऑफ टॉकिंग क्या है। तो ये सिलेक्शन में बहुत सारे चीजें होती हैं जो कि हमारे को अपने जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में रखना है उसके लिए हमारे को यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, उनमें से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन होगा। इंडक्शन होता है, फिर नेक्स्ट आता है इंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम रिक्रूट फील कंफर्टेबल विद द अदर एम्प्लॉय। यानी कि जब हमारा सिलेक्शन हो गया, मान लो 10 लोग थे, 10 में से 2 का सिलेक्शन हो गया, जब वो अंदर एंटर कर गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनको पुराने एम्प्लॉय से मिलवाना है, इंडक्शन है, ठीक है। देन आता है 4th नंबर पे आता है आपका प्रमोशन कर देना। प्रमोशन करना मस्ट क्यों होता है, क्योंकि जब तक हम प्रमोशन नहीं करेंगे तब तक किसी को ये नहीं लगेगा कि हमें काम करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। आप ये सोचो कि अगर कंपनी के अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं और चारों के चारों को की नॉलेज जो है वो अलग अलग होगी, डेफिनेटली अलग होगी, डिग्री भी अलग है, लेकिन उनको सैलरी सेम मिल रही है या उनको रोज ताने सुनने को मिल रहे हैं, तो कंपनी में कोई भी नहीं टिकेगा। लेकिन अगर उनको प्रमोशन मिलेंगे, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा खुद में कि हाँ ठीक है, हम पहले 20,000 कमा रहे थे, आज हम 40 कमा रहे हैं, तो दूसरों को भी मोटिवेशन आएगा देख के कि हाँ भाई हमें भी काम करना चाहिए, हमारा भी प्रमोशन होगा, ठीक है। इसलिए प्रमोशन इज मस्ट। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्राइजल, ठीक है। ये सबसे मेन है। परफॉर्मेंस अप्राइजल में क्या होता है, ये करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि परफॉर्मेंस अप्राइजल में होता क्या, मैं आपको बताती हूँ। परफॉर्मेंस अप्राइजल नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आपको परफॉर्मेंस अप्राइजल मतलब है चेक करना कि जो भी पुराने एम्प्लॉयज हैं, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका टाइम टू टाइम अप्राइजल करना, उनको चेक करना कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही से कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उनको ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं है, और अगर है और अगर हमने ट्रेनिंग दे दी फिर भी वो अच्छे से काम नहीं कर रहे तो हम उन्हें बाहर निकालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसको कई बार मौका जरूर देंगे कि नहीं आता, नहीं सीख पा रहे हो तो ट्रेनिंग लो, उनको सिखाया जाएगा, टाइम टू टाइम उनको उनके टास्क को चेक किया जाएगा। देन आफ्टर आता है आप लोगों का ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तभी देंगे जब वही मैंने जो आपको बताया कि हाँ भाई काम अच्छे से नहीं कर रहे तो उनको ट्रेनिंग दे देंगे, ठीक है। यानी कि सर्वे वगैरह कंडक्ट होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ट्रेनिंग भी कई तरीके से होती है, हम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ऑन दी जॉब होती है, एक ऑफ दी जॉब होती है, एक टेक्निकल स्किल होती है। जैसे कुछ कंपनीज जब स्टार्टअप होती है तो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दे देते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे कोई नई चीज अमेंडमेंट आई है, कोई नया चीज आई है, कोई नए प्रोडक्ट पे काम करना है, कोई नई मशीनरी आई है, कुछ भी आया है, तो पुराने एम्प्लॉयज को सीखना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग देना मस्ट है।
उसके बाद ट्रांसफर्स करना। ट्रांसफर्स में क्या होता है, ट्रांसफर करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ट्रांसफर से हमारे को बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस समझ लेते हैं। देखो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, उसी के स्ट्रक्चर के टाइप्स हम पता करेंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। जब हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, पोस्ट डीसी पढ़ा था, तो दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन आता है। ठीक है, कि पहले हम लोग प्लानिंग करते थे फिर ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है, तो वही है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, बाय विच मैनेजमेंट ब्रिंग टुगेदर ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स, यानी सामान के साथ साथ दिमाग, इंसान का भी एक संसाधन है। जब दोनों मिलते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बनाता है वो। ठीक है, प्रोसेस क्या है, सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारा मकसद क्या है, हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि कौन सी कैटेगरी में किसको रखना है, फिर उसकी ड्यूटीज को असाइन करते हैं। जैसे हम लोगों ने प्लान बना लिया, मान लो एक कंपनी है, हमने प्लान बना लिया कि हम लोग जो है यहाँ पे सीटें खाली हैं, इन इन लोगों को काम देंगे, मतलब हम रिसेप्शन पे 12th पास को रखेंगे, अकाउंटेंट के लिए हमारे को बीकॉम वाला पर्सन चाहिए। तो ये सब क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग है कि हमने उस पर्सन के लिए ये सीट जो है वो। सो ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। फिर अब बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो उसमें आता है सबसे पहले टाइप्स में लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन में आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डायग्राम्स बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन कमांड एग्जिस्ट करता है, जिसमें हाईएस्ट से लोएस्ट पोजीशन पे जाता है। कहाँ से, हाईएस्ट से लोएस्ट। देखो जैसे प्रोडक्शन है, ये मार्केटिंग है, ये फाइनेंस है, ये पर्सनल है, ये डिपार्टमेंट्स हैं। देखो लाइन वाइज चल रहा है। जैसे फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर है। तो मतलब ये पूरी चेन चली आ रही है, हाईएस्ट से लोएस्ट पे जा रही है। ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर ऊपर, सुपरवाइजर नीचे, उसके नीचे वर्कर, ऐसे चला आ रहा है। जैसे मार्केटिंग में ब्रांच मैनेजर आ गया, उसके नीचे सेल्स ऑफिसर्स आ गए, फिर नीचे सेल्स पर्सन आ गए। फाइनेंस में ऊपर सबसे ऊपर चीफ अकाउंटेंट है, उसके नीचे फाइनेंस अकाउंटेंट है, देन नीचे उसके क्लर्क काम कर रहे हैं। ऐसे ही पर्सनल में एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स हैं, फिर नीचे लेबर ऑफिसर है, उसके नीचे क्लर्क काम कर रहा है। तो इसी तरीके से जो हाईएस्ट से लोअर पोजीशन पे जाते हैं उसे हम जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और बेसिकली जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक पोजीशन पे काम करती है। ऐसा नहीं है जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसका कोई काम नहीं है, उसका अपना काम है, सुपरवाइजर का अपना काम है। मतलब एक चेन चलेगी, जैसे स्कूल में चलती है ना कि आप अपने प्रिंसिपल के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपके ऊपर कौन है, टीचर, टीचर के ऊपर है कौन है, प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर मैनेजमेंट, ऐसे। तो अब नेक्स्ट आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो काम करता है, ये इंटरप्राइज ग्रो करती है, मैनेजमेंट रिक्वायर द सर्विस एट स्टाफ एक्सपर्ट। इसके अंदर स्टाफ एक्सपर्ट की सर्विसेज देखी जाती हैं, और इसके अंदर एडवाइस लाइन मैनेजर, बट द फाइनल अथॉरिटी ऑफ फॉर मेकिंग डिसीजन एंड इशूइंग ऑर्डर रिमेन्स विद ट्रू एग्जीक्यूटिव। जो इनका ट्रू एग्जीक्यूटिव होता है वो इनका मेन डिसीजन लेता है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर है, यहाँ पे मार्केटिंग का मैनेजर है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटेरियर है इनकी। ठीक है, और ये वही चेंज चल रही है, बट यहाँ पे जो है दो और आ जाते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग प्रमोशन ऑफिसर्स आ गए। वो भी तो देखेंगे ना कि अगर हम काम कर रहे हैं मार्केटिंग पे, तो एडवर्टाइजिंग भी उसका पार्ट है, प्रमोशन भी उसी का पार्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी उसी का पार्ट है। तो इस तरीके से वो चलता है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक सेपरेट टीम क्रिएट करी जाती है हर एक मेजर प्रोजेक्ट के लिए, मतलब एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के लिए अलग से सेपरेट टीम बनाई जाती है, उसको हम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्रोजेक्ट ए के लिए हेड यहाँ पे नीचे नीचे सारे हेड्स आ जाएंगे, प्रोजेक्ट बी का अलग रहेगा, प्रोजेक्ट ए अलग, प्रोजेक्ट बी अलग। जिसमें आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो वही आता है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऊपर आ गया, नीचे इंजीनियरिंग आ गया, फिर मार्केटिंग, फाइनेंस, फिर पर्सनल, ऐसे प्रोजेक्ट ए के सारे अलग जाएंगे, प्रोजेक्ट बी के अलग जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, अलग अलग कैटेगरी रहती है इनकी। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने टेबल की मदद से आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट पे अगर हम लोग आए हैं तो नेक्स्ट में आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि हम काफी बार पढ़ चुके हैं। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सब हमने क्लास 12th के अंदर पढ़ लिए थे, 14 प्रिंसिपल्स। तो वो आपको पता ही है ऑलरेडी, अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हो तो बेशक से देख सकते हो। सो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट पे आते हैं हम रोल ऑफ एचआरएम इन अ स्टार्टअप कंपनी। जो हमारी स्टार्टअप कंपनी होती है उसमें एचआरएम का क्या रोल रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझने के लिए क्या क्या काम करने होते हैं वो हम एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑफ वर्कफोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको समझाया, कम्युनिकेशन विद वर्कफोर्स की हमें कम्युनिकेट करना होता है वर्कफोर्स के साथ कि कौन कौन काम कर रहा है, ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस, ये तो मस्ट है कि आप अपने सामान को, अपनी चीजों को कहीं ना कहीं ट्रैक कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग सेफ्टी इन जॉब्स, आपको जॉब्स में सेफ्टी भी प्रोवाइड करनी है। ये नहीं है कि
वर्कर आपकी कंपनी में काम करने आ रहा है और उसको कोई किसी तरीके की सेफ्टी नहीं है, वहां पे धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है, कोई झाड़ू नहीं लग रहा, कोई पोछा नहीं लग रहा, ना लाइट आ रही है ढंग से, तो ये सारी चीजें सेफ्टी का ध्यान भी किसको रखना होता है, कहीं ना कहीं स्टार्टअप कंपनी को रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है, ये हमारा जो है लेसन 3 है, जो कि यूनिट नंबर 5 का लेसन 3, जो कि हमारी पूरी बुक का आखिरी चैप्टर है। मार्केटिंग एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस। सबसे पहले अब हम इस पूरे चैप्टर के अंदर मार्केटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मार्केटिंग क्या होता है, सबसे पहले मार्केट क्या होता है। मार्केटिंग भी छोड़ो, मार्केट मतलब होता है जहां बायर सेलर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सेलर सामान बेचता है, बायर सामान खरीदता है और आपस में पैसे देके वो सामान देके अपने अपने घर को चले जाते हैं। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इंक्लूड ऑल दोस एक्टिविटी कैरिड ऑन टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूसर टू द कस्टमर्स। यानी कि मार्केटिंग एक क्या इंक्लूड करता है, वो सारी की सारी एक्टिविटी जिसके अंदर हमारे जो सामान है, गुड्स जो है, वो मैन्युफैक्चर टू प्रोड्यूसर्स टू द कस्टमर्स, यानी कि सामान बनाया गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आप देखते हैं कि हमारे तक जो सामान आता है कितना लंबी चेन चलती है उसके पीछे, यानी कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया, मैन्युफैक्चरर से वो होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर से कंज्यूमर के पास आया, तो ये पूरी चेन चलती है। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के कुछ कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, ये तो मस्ट है, जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा ना, दोबारा वो जाने वाला है नहीं। मान लो यही पेन ले लो या कोई सा भी एग्जांपल है, अब मैं पेन नहीं, अब मैं इंक का एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैं सॉरी, तो जैसे ये इंक है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड इंक है, तो हम देखते हैं कि मैं इसको यूज करती हूँ। ठीक है, अगर मान लो ये वैसे तो कैमलिन की है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं फ्लो कर जाती है भी, तो मैं ये देखूं कि मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, मैं कोई दूसरी ढूंढूंगी इसका, यानी कि दूसरी किसी कंपनी का देखूंगी, है ना। सपोज मान लो इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो सपोज इसका प्राइस अभी फिलहाल यहाँ पे आप देखते हो, मैं थोड़ा जूम हो गया ना, हाँ 35 रुपीज, तो 35 रुपए का ये है, 35 रुपीज का है ये। तो जैसे ये 35 रुपीज का है, तो मान लो इसका प्राइस 35 से बढ़ के 70 रुपीज हो जाए, तो क्या इसको खरीदेंगे कुछ लोग? नहीं खरीदेंगे। खरीदने वाले खरीदेंगे भी, बट हाँ डिमांड कम हो जाएगी। तो बेसिकली सेटिस्फैक्शन इज मस्ट। ठीक है, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मस्ट है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होती है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग से हम लोग क्या समझते हैं, ये हमें समझना है। द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन फाइनेंस मार्केटिंग शुड बी इंटीग्रेटेड टू सेटिस्फाई द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। आज के टाइम पे आपको क्या लगता है, दुकान में कोई भी सामान खरीदने जाता है ना कस्टमर, सबसे पहले तो वो एक्सपेक्ट करता है ये चीज ऐसे इतने की मिलनी चाहिए, लेकिन होता कुछ और ही है। प्रॉफिटेबल सेल वॉल्यूम वो कब होता है, यानी मार्केटिंग एक सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट्स कैपेबल ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबल सेल्स एंड अचीविंग लॉन्ग रन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यानी पूरा का पूरा जो रोल है ना, वो सेटिस्फैक्शन पे ही टिका हुआ है। ये सारे पॉइंट्स भी उसी पे टिके हुए हैं कि अगर सेटिस्फैक्शन है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन भी पूरी हो जाती है, जो हमने सोचा था वो भी फुलफिल, और कंपनी की सेल्स भी बढ़ जाती है, सेल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे रहते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। सेलिंग, अब बात ये आता है इन दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या, फोकस, मींस एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये सब आता है। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, आप समझ सकते हो कि मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो उसमें कौन आता है सबसे पहले, देखो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये रहा, सेलिंग का कॉन्सेप्ट ये रहा। ठीक है, यहां से आपको मेन समझना है। सेलिंग में क्या होता है, सामान बिक रहा है, जैसे फैक्ट्री में बना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फिर सेलिंग है, प्रॉफिट थ्रू प्रमोटिंग, आपने उसको प्रमोट किया, कैसे भी कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट करके। पहले वो करते थे ना, लाइक पैम्पलेट्स वगैरह बेचते थे, लाइक घर घर में डाल दिए, स्कूल के बाहर बंटवा दिए, या जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है अगर, तो अगर कोई सामान का, तो आप देखते थे कहीं भी गली के बाहर या कहीं भी आपके मेन रोड पे खड़े होके वो बांट देते थे, कुछ गुड्स का प्रमोशन हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, एड वगैरह चला देते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे यूट्यूब पे एड्स देखते हैं, हम समझ जाते हैं प्रमोशन हो रहा है, सेल वॉल्यूम बढ़ती है उससे। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, सबसे पहला तो कस्टमर, कस्टमर कैसे कोऑर्डिनेट करेगा प्रॉफिट थ्रू, फिर उसके बाद आती है उसकी जरूरत, जरूरत होगी तभी तो सामान खरीदेगा ना। मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहीं पे रुकता है, जब उसको सेटिस्फेक्शन मिला फिर दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आया तो वो वहीं काटा मार देगा। तो ये चीजें समझने वाली होती है हमारे लिए। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के लिए देख सकते हो, वही है, कोऑर्डिनेट करेगा। अब हम लोगों का आता है, मार्केट कैन बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। सबसे पहला जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। ठीक है, तो सबसे पहले जियोग्राफिक में क्या होता है, हम रिलेटेड टू एरिया बात कर रहे हैं, रिलेटेड टू एरिया, यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो कहीं ना कहीं नेशन, स्टेट, रिलीजन, सिटीज, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ,
पे अटेंशन टू डिफरेंस इन ज्योग्राफिक नीड एंड प्रेफरेंस। हर जगह की अपनी प्रेफरेंस है। जैसे आप लोग कभी इंदौर वगैरह जाएंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। इंदौर वगैरह जाएंगे तो वहां पे पोहा बहुत प्रेफर करते हैं, ठीक है। आप केरला जाएंगे तो वहां पे इडली वगैरह लोग बहुत प्रेफर करते हैं। उपमा हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी ये प्रेफरेंसेस है, टेस्ट है। तो ऐसे एरिया के हिसाब से प्रोडक्ट्स में डील होती है कि वो उस प्रोडक्ट को क्या मांग रहे हैं। डेमोग्राफिक में क्या आता है कि आपका वेरिएबल सच है, जैसे एज से रिलेटेड, एज हो गई, सेक्स, फैमिली, साइज, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, नेशनैलिटी, ये सब इसके बिहाफ पे बात होती है। कि जैसे ही देखो, मैंने इसमें कई सारे मार्केटिंग जब आपको पढ़ाया है तो उसमें काफी सारी चीजें आप लोगों को समझाई होंगी। अगर मार्केटिंग आपने मेरे से पढ़ा है डिटेल में तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी इनकम, जैसे आप मिल्क का एग्जांपल ले सकते हो कि जिसकी अगर इनकम थोड़ी कम है तो वो टोन्ड मिल्क यूज करता है। इनकम बढ़ गई तो वो फुल क्रीम मिल्क पे आ गया, और अच्छी हुई तो आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से ना डिपेंड करता है आपकी इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, आपकी एज पे, आप उस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा करना चाह रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल में आता है, जैसे कि मान लो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे पेन, घड़ी, कॉस्मेटिक का सामान जो होता है कहीं ना कहीं कॉमन होता है, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, वो सब आता है। बिहेवियरल में आता है बेसिकली एक, बायर आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। बायर जो होते हैं ना कहीं ना कहीं ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। ग्रुप्स में कैसे बढ़ जाते हैं, जैसे नॉलेज के बेस पे, एटीट्यूड के बेस पे, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं मार्केटिंग मिक्स। ये भी हमने पढ़ रखा है। 4 पीस, 4 पीस याद आया होगा आपको। 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 पे काम होता है। 4 पे कैसे होगा, जैसे प्रोडक्ट मिक्स है, उसका फीचर, डिजाइन कैसा है प्रोडक्ट का, वेराइटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है। जैसे ये चार्ट दिया हुआ है, काफी अच्छे से समझाया हुआ है इसमें अंदर। फीचर कैसा है, डिजाइन, वैरायटी, क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी देखी जाती है। प्राइस में देखा जाता है लिस्ट प्राइस का, डिस्काउंट कितना मिलेगा। आजकल तो हम सबसे पहले ये देखते हैं उस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कितना मिलने वाला है भाई। पेमेंट पीरियड क्या है, जैसे हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमारी इच्छा होती है हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, सीओडी करेंगे, पेटीएम से करना है, गूगल पे से करना है, फोन पे से करना है। ये डिपेंड करता है प्लेस मिक्स में, लोकेशन, ट्रांसपोर्ट, चैनल, कवरेज, कि आपका माध्यम क्या है, कि वो जो जगह है, वो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे मिलेगा। अगर घर पे मंगवा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट की मदद से आएगा वो। प्रमोशन मिक्स में क्या होता है, अब नया मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया, जब तक आप उसकी एड नहीं चलाओगे टीवी में या यूट्यूब पे या कहीं भी, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, सेल कैसे होगी, पब्लिसिटी कैसे होगी, वो सारी हमारी प्रमोशन मिक्स के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सो बाकी आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, काफी डिटेलिंग में दे रखा था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। इसमें थोड़े हमारे 4 पीस जो हैं वो 9 में बदल जाते हैं, यानी इसमें हम 9 पीस की बात करेंगे। कितने की बात करेंगे, 9 पीस। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। ये समझ लिया तो समझ लेना, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। सबसे पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग करना इज मस्ट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं डेवलप करता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाता है। ये सब हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है वो गुड्स वगैरह में डील करेगा। हम चीजें पढ़ रहे हैं तो उसको मार्केटिंग के साथ भी तो चीजें करनी है ना। मार्केट में कभी तो अपना प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ डील करेगा, तो ये मार्केटिंग आता है, इसीलिए सारी चीजें पढ़ाई, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पीस जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं सोसाइटी के अंदर। 9 पीस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स वर डेवलप इन 2007, ठीक है, जिसमें हम 9 पीस की बात करेंगे, जो कुछ इस तरीके का चार्ट का बना हुआ है। पी पी पी, फिर देन पी 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 और पी, ठीक है। ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तो आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या आता है बेसिकली, अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग स्टार्ट विथ कंटिन्यूअस रिसर्च करना। आपको रिसर्च करते रहना है, मल्टीपल डिसीजंस भी लेने होंगे, प्राइसिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें प्लानिंग करना मस्ट। दूसरा आता है हम लोगों का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दूसरे नंबर पे क्या आता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग, डिजाइन, पैकिंग, साइज, वारंटी, ये सब चीजें डिपेंड करेंगी। जब तक आप वारंटी नहीं देंगे आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। आपके प्रोडक्ट में ब्रांडिंग नहीं है, अच्छा डिजाइन नहीं है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, आपकी पैकेजिंग बेकार है, तो भी बात नहीं बनेगी। तो इन्हीं सारी छोटी छोटी चीजों को सोच करके एक एंटरप्रेन्योर को चलना पड़ता है। तभी वो मार्केटिंग मिक्स हमें चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि कल को अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपको इन सारी चीजों को बहुत गहराई से सोच के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइस। प्राइस इज मस्ट। आज के टाइम पे तो प्राइस पहले देखते हैं,
आपको डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, क्वालिटी डिस्काउंट कितना है, क्रेडिट टर्म्स क्या है, अगर आप उधार पे लेते हो तो कितना टाइम बाद आपको चुकाना है पैसा, ये सब आता है। फिर आता है प्लेस। प्लेस बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चैनल्स क्या है, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने अभी समझाया। प्रमोशन क्या है, प्रमोशन आपको पता है, अभी वो भी अच्छे से समझाया मैंने। ट्रेनिंग, जैसे पेपर्स की मदद, एड वर्ड हो गया, प्रेस रिलीज कर दिया, स्पॉन्सरशिप हो गई, ट्रेनिंग इवेंट्स हो गए। आजकल तो आप देखते हैं कितने ज्यादा इवेंट्स चलते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आता है। जैसे बेंचमार्क है, बेंचमार्क कहीं ना कहीं डील करता है वाइट बोर्ड, सॉरी डिजिटल बोर्ड में। तो कहीं ना कहीं वो कैसे अपने इवेंट्स में आता है, कोलैब करता है, और लोगों को, टीचर्स को, फैकल्टीज को पता चलता है कि हाँ भाई स्मार्ट बोर्ड है, वो लोग अपना इस प्राइस में बेच रहे हैं, ठीक है, या उसके साथ में लैपटॉप्स वगैरह में भी डील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन हो जाता है, इवेंट्स करा के बहुत सारे लोगों को पता चलता है। सो पैशन है, पैशन में क्या आता है, पैशन के अंदर अगर हम पैशन की बात करें तो पैशन मीन्स होता है ओवर मास्टरिंग फीलिंग एंड इमोशन इन द प्लानिंग। आपकी प्लानिंग में इमोशंस आ गए, प्राइसिंग, प्रमोटिंग, आपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करा, यानी प्रोसेस स्टार्ट हुआ बिलीविंग दैट प्रोडक्ट, कि कस्टमर जब जैसे ही आपके प्रोडक्ट को पसंद करने लगेगा तो आगे बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ होगी। प्रेजेंटेशन क्या है, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, मतलब सेल फोर्स कितना है, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे कुछ कंपोनेंट है जो आपके प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने में काम आते हैं। क्योंकि एक इंसान कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर लेगा, बहुत सारी टीम लगती है। पीपल, पीपल बोले तो इंसान, इंसान किस तरीके से, यानी टारगेटिंग, आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, आपकी जो ऑडियंस है वो कौन बाइंग करेगी, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं जो मैंने अच्छे से समझाया। नेक्स्ट आता है पार्टनर। पार्टनर में आता है जैसे आपका पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट बेनिफिट्स हो गए सारे साइजेस के बिजनेस के, जैसे वो ना इंटरप्रेन्योर्स को मदद करता है, उसके रिस्क को कम करता है। जैसे पार्टनर आया तो उसका रिस्क कम हो गया ना, उसको कम लगाना पड़ेगा, कस्टमर बेस भी एक्सपांड हो जाता है, कैपिटल मिल जाती है, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 C's कंपास मॉडल ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, जिसके अंदर 7 C's के अंदर बात करते हैं हम। सबसे पहला आता है कॉर्पोरेशन, नंबर 2 इज कमोडिटी, नंबर 2 इज कमोडिटी, कमोडिटी के बाद आता है कॉस्ट, फिर आता है चैनल, फिर आता है कम्युनिकेशन, फिर आता है हम लोगों का सरकमस्टांसेस, सॉरी कंज्यूमर, 7th पे आता है सरकमस्टांसेस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बात होती है, बेसिकली आपको नाम से ही समझ में आ रही होंगी ये चीजें। ये फिर से कंपास मॉडल है मार्केटिंग मिक्स का, इसमें 7 C's से आपको याद रखना है। कॉर्पोरेशन में क्या आता है कि आपका जो पूरा का पूरा मार्केट का जो कॉम्पिटिटर है, होल ऑफ कॉम्पिटिटर, ऑर्गेनाइजेशन, शेयर होल्डर्स हो गए, तो ये सारे कॉर्पोरेशन में आते हैं। कमोडिटी मतलब वस्तु, वस्तु बोले तो गुड्स में डील कर रहे हो, सर्विस में कर रहे हो, वो सब चीजें आती हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का कॉस्ट। कॉस्ट भी रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोडक्ट की ओनरशिप को, दिखाता है आपकी सर्विस को, दिखाता है कि आप उस सर्विस को या प्रोडक्ट को कितने में बेच रहे हैं। चैनल है, चैनल में आपका क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट टू कम्युनिकेशन पॉइंट। आपने अपने प्रोडक्शन से लेके कम्युनिकेशन पॉइंट से लेके आपने अपने चैनल बना लिए। मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रोडक्शन टू सी, यानी P2C बोले तो प्रोडक्शन टू आपका कम्युनिकेशन पॉइंट। आपने अच्छे से कम्युनिकेट किया, आपका प्रोडक्ट बिक गया। कम्युनिकेशन, जैसे सेलर और बायर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, अगर उनका कम्युनिकेशन अच्छा रहा तो प्रोडक्ट जल्दी बिक जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, सामान भी चला जाएगा। देखो कंज्यूमर में आता है NSEW, ये क्या है तो आपको समझना है। सबसे पहले नीड है, नीड, सिक्योरिटी, एजुकेशन, वांट, ये कंज्यूमर की देखनी है आपको। सर्कमस्टांसेस में आता है कि आपका अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंटल के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब की बात कर रहा है, जितने भी एक्सटर्नल के इन्वायरमेंट उन सबको इंक्लूड करके सर्कमस्टांसेस आपके बनते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको पता है चीजों को मैनेज करना, ये क्या है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या कहता है, एक रिलेशनशिप यानी RM क्या कहता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद हाईली इन्फ्लुएंशियल बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, पावरफुल सोल्यूशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। यानी कि ये प्रूफ करता है, एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनाता है किसके बीच का, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच का स्ट्रॉन्ग लिंक बना रहा है, जिसमें क्या आता है, बेटर कस्टमर सर्विस। भाई अगर इन दोनों का मैं यहाँ लिख रही हूँ, जैसे मान लो एंटरप्रेन्योरशिप और रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जब रिलेशन और लिंक अच्छा होगा तो ये सारी चीजें काम करना स्टार्ट कर देंगी। जैसे बेटर कस्टमर सर्विस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, अगर ये एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है, कस्टमर के को री अटेंशन देता है, उससे सेल बढ़ती है। अब आप सोचो कि किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई प्रोडक्ट नया आया है, उस पर कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप उसको रिजोल्व कर रहे हो, आपका जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, इंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर काम कर रही है, तो आपकी जो कस्टमर सर्विस है वो बेटर होगी। डेटा
के बारे में बात होती है, जैसे CRM सिस्टम हैज स्पेशलाइज्ड डेटा एंड एनालिटिकल फीचर्स विच हेल्प इन इवैल्यूएटिंग द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज देखता है, उससे ग्रोथ होगी हमारी, यानी कि हम एनालाइज करते हैं डेटा को। फिर तीसरा आता है मैनेजिंग पर्सपेक्टिव लीड्स होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली बर्ड्स आई व्यू होता है, जिसमें हमारे कहीं ना कहीं बेटर मैनेज पर्सपेक्टिव लीड्स होते हैं, जैसे ट्रैक करना स्टेटस को, इन्फॉर्मेशन टू प्लान फर्दर स्टेप्स की आगे किस किस तरीके से काम करना है, फिर मार्केटिंग को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, जो जो खामियां आई हैं, जो जो गड़बड़ हुई है उसको ठीक कैसे करना है, उसकी नीड को, कस्टमर की नीड को पूरा करना। मतलब पूरा चैप्टर ही कस्टमर 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 हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कस्टमर भगवान का रूप है, उसकी इतनी गहराई वाली चीजों को समझना है, जहां उसको दिक्कत आ रही है वहीं उसकी गलती को रिजोल्व कर देना है ना। लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये पूरा का पूरी बुक खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्टेजेस हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। नंबर 1 इज अवेयरनेस। अवेयरनेस इज मस्ट, दिस स्टेप फोकस ऑन रीचिंग न्यू कस्टमर। भाई एक बात बताओ, आपने मार्केट तो बना लिया, आपने पुराने कस्टमर तो बना लिए, लेकिन नए कस्टमर को लाने के लिए अपने प्रोडक्ट तक आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी। कस्टमर अवेयर ऑफ द ब्रांड, आपके कस्टमर्स को आपके ब्रांड के प्रति वो अवेयर भी तो होने चाहिए, उनको आपके प्रोडक्ट का नाम भी तो पता होना चाहिए ना, उनके मुंह पे होना चाहिए वो नाम, मीडिया में उसका नाम होना चाहिए। ये नहीं आपने प्रोडक्ट बना के रख दिया, कस्टमर को तो पता ही नहीं ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है, या आ गया तो आपने ब्रांडिंग अच्छी नहीं करी, या फिर आपने उसकी एड्स नहीं चलाई। एक्विजिशन में क्या होता है, मदद करता है प्रोस्पेक्ट इनटू कस्टमर, यानी जो आपके सब्सक्राइबर हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं बेटर सर्विस मिलनी चाहिए, उनकी जरूरतों को बिल्कुल पूरा कर देना, उनके सारे के सारे जितनी समस्याएं सारी दूर कर देनी है। कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्जन में होता है अटेंशन देनी है, आपको पूरी अटेंशन देनी है। जो लोग खरीदना भी चाहते हैं ना, उनको और कन्विंस करना है, कन्वर्जन करना है, ताकि वो प्रोडक्ट ले ही ले, उनके पास एक ट्रस्ट बने आपके ब्रांड के प्रति। री अटेंशन देनी है। री अटेंशन कैसे दोगे? बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर, आपको कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, ताकि अगर उनको लगे कि, जैसे कभी कभार क्या होता है, आप देखते हो, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हो एक दुकानदार का, आप किसी दुकान पे स्टेशनरी वाले के पास गए, पेन खरीदा, पेन अच्छा नहीं निकला, आप दुकान पे गए, आपने बोला ये पेन अच्छा नहीं लगा भैया वापस कर लो, वो कहता मैं नहीं लूंगा, आप नहीं गए। अगर वो पर्सन आज आपकी चीजों को समझ रहा है, अगर उसने बोला ठीक है आप मुझे वापस कर दो, मैं दूसरा दे देता हूँ आपको, भले उसने अपनी जेब से वो एक्सपेंस बियर करा, लेकिन उसने आपको रीअटेंशन दी है। तो इसी तरीके से कस्टमर के ऊपर होता है, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, उससे वो आगे आता है और दोबारा दोबारा सामान लेके जाएगा, तो रिकवरी हो जाएगी। अगर आज 10 रुपए का पेन आपने अपनी जेब से दे भी दिया उसको, कल को वो आपसे 200-300 का सामान अगर लेने आ भी रहा है, तो भी तो 10 रुपए आपके जो हैं कहीं ना कहीं वो रिकवर कर लेगा। एडवोकेसी क्या होता है? एडवोकेसी